गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे घटना सार जो कि करंट अर्धवार्षिकी आई हुई है 2023 की, और जिसमें जो कंटेंट को कवर किया गया दोस्तों, ये आपका कवर किया गया फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक का। कितना किया गया है? फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक। और इसमें हम लोगों ने इससे पहली क्लास में नेशनल इवेंट को पूरा कंप्लीट कर लिया था एक ही वीडियो में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आईआर रहेगा, अर्थात इंटरनेशनल घटनाक्रम, जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी घटनाक्रम हुए उसको भी आज हम पूरी की पूरी एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये आपकी आगे आने वाली परीक्षा 69वीं बीपीएससी या फिर राजस्थान पीसीएस या एमपी पीसीएस, इन सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी, और साथ ही साथ आरओ की परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको घटना चक्र की जो 2023 का लेटेस्ट एडिशन है उसकी भी सीरीज देखने को मिलती है, घटनासार, करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ आरओ के लिए अब टेस्ट सीरीज भी इस पर कराई जा रही है। और साथ ही आपको विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज भी, जो कि यूपीएससी 2024 को टारगेट करके कराया जा रहा है, जो कि मंथली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये हमारा सेगमेंट है आज का अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का, और इस सेगमेंट को आज हम पूरा का पूरा इसी क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। और पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों? पहला हमारा टॉपिक है विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग, यानी कि दुनिया में सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग देने की बात हो रही है कि किसकी मिलिट्री पावर सबसे अधिक है दुनिया में, इस पर फोकस किया जा रहा है। तो आइए स्टडी करते हैं हम लोग ग्लोबल फायर पावर। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल फायर पावर 2023 की जुलाई में 145 देशों को ध्यान में रखते हुए 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट की एक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 145 देशों की सैन्य व्यवस्था या सैन्य ताकत को ऑब्जर्व किया गया, और जिसमें भारत को दुनिया का चौथा स्थान मिला है। यानी भारत की जो आर्मी है या भारत की जो सैन्य ताकत है, जिसमें वायुसेना, थल सेना, नभ सेना, इन सभी सेनाओं को मिलाते हुए, जल सेना वगैरह सबको इंक्लूड करते हुए भारत दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। और इससे पहले अगर हम लिस्ट में बात करेंगे तो पहली पोजीशन पे आता है यूएसए, दूसरे पे रसिया, तीसरे पे चाइना, और चौथे पर आपका प्यारा भारत इंडिया आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेरिका इस लिस्ट में शीर्ष पर है, और अमेरिका के बाद रूस दूसरे नंबर पे, और चाइना आपका तीसरे नंबर पे है, और साथ ही साथ भारत आपका चौथे नंबर पे देखने को मिलता है। लेकिन इसके द्वारा एक और लिस्ट जारी की गई जिसमें कमजोर सैन्य शक्ति वाले देशों की बात हो रही थी, तो भूटान सबसे अंतिम स्थान पे था, जो कि सबसे कमजोर है सैन्य ताकत में। और आपने पढ़ा भी होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, मैंने आपको कवर भी कराया होगा कि भूटान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसके पास है? इंडिया के पास है। इंडिया के पास ही, क्योंकि भूटान की अपने पास खुद की सैन्य ताकत बहुत ही कम है, और ऐसे में भारत की सैन्य ताकत जो होती है वो भूटान को एक सुरक्षा प्रदान करती है। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल हम उसी को कवर करेंगे, पूरी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, जहाँ से आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्लास रेगुलर देखनी होगी, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको कवर किया जा सके। तो रैंकिंग में बात करेंगे तो पहले नंबर पर आता है यूएसए, जिसको जो पॉइंट मिले हैं 0.0712, और इंडिया की बात करेंगे तो चौथे नंबर पे आता है, और इंडिया को जो मार्क्स मिले हैं 0.1025। इतना जो है कि रैंकिंग दी गई है। आगे देख लेते हैं अगले टॉपिक की ओर अगर हम बढ़ते हैं, या अभी इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि 0.000 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग एक आदर्श स्कोर है। हालांकि यह अभी तक किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो जितना ये 0.000 की तरफ आएगी, इसका मतलब है कि वो देश दुनिया में सबसे ताकतवर है। इसीलिए आपने देखा कि यूएसए की जो रैंकिंग थी 0.07 के आसपास शुरू थी, जबकि इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 0.1 से शुरू हो गई थी। तो यूएसए नंबर 1 पे है और इंडिया 4th पोजीशन पे है। अब अगला हमारा टॉपिक होगा नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजित हुआ है, इससे संबंधित हमारे लिए क्या प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं में, उसको कवर करते हैं। 11 से 12 जुलाई 2023 को विल्नियस जो कि लिथुआनिया में एक जगह है, यहाँ पे नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब आपसे सीधा पूछ लेगा कि नाटो का शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में 2023 में आयोजित किया गया? यहाँ पर अन्य मुद्दों के अलावा नाटो में यूक्रेन की सदस्यता, रक्षा व्यय बजट और स्वीडन द्विपक्षीय बैठक पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही साथ
फिनलैंड की बात करेंगे तो नाटो के नए सदस्य के रूप में यह पहली बार इसमें शामिल होता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 2022 का जो सम्मेलन हुआ था आपके मैड्रिड स्पेन में, वहीं पर फिनलैंड को इसकी सदस्यता दी गई थी और पहली बार जो है कि इसने नाटो के सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक जो है कि समझौता होता है एक तरीके से ये। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित है और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में एक वॉशिंगटन संधि के द्वारा। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा है ये? सामूहिक सुरक्षा। तो इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए नाटो के ये टोटल 31 देश हैं इस तरीके से, और आप इन 31 देशों में से अगर किसी भी एक देश पर हमला करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि पूरे के पूरे 31 देशों पर हमला होता है। और ऐसे में केवल वो एकमात्र देश नहीं बल्कि पूरे के पूरे 31 देश उस आक्रमण या उस हमले की जवाबी कार्यवाही देते हैं। और ऐसी स्थिति में नाटो दुनिया का सबसे शक्तिशाली एक संगठन बन जाता है, सैन्य संगठन, जो कि अपने देश के जो उनके सदस्य देश हैं उनकी सुरक्षा में तैयार खड़ा रहता है। आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में हम एक और चीज देखते हैं कि संविधान की धारा 5 के अनुसार कहा जाता है किसी भी एक सदस्य पर हमला होने का मतलब हो गया कि सभी सदस्य देश उसकी सहायता करेंगे, यानी 31 टोटल जो देश हैं। बात करेंगे 31वें देश के रूप में फिनलैंड इसमें शामिल हुआ, क्योंकि वर्तमान में नाटो के टोटल 31 सदस्य हो चुके हैं। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में देखने को मिलता है, बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आगे कुछ उल्लेखनीय बिंदु हैं। दिसंबर 2019 में नाटो संगठन के नेताओं ने भूमि, समुद्र, वायु, साइबर स्पेस के साथ अंतरिक्ष को भी 5वें क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है, यानी 5वें क्षेत्र के रूप में इसे घोषित किया है कि अब नाटो सदस्यों के द्वारा अंतरिक्ष के स्तर पर भी हम अपनी सुरक्षा को कायम करेंगे और ये इसका 5वां क्षेत्र होगा। अब हम आगे देख लेते हैं यूएई के लिए क्या इंपॉर्टेंट जानकारी यूएई के लिए। तो हाल ही में यूएई को क्या मिला? एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश हो गया। ये अरबी देश है यूएई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात, ये पहला ऐसा देश बना है जो एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर ऑब्जर्वेटरी बना है, यानी कि पर्यवेक्षक। पढ़ते हैं इसको। संयुक्त अरब अमीरात वैंकूवर, जो कि कनाडा में एक समुद्री तट है, वहाँ पर 12 जुलाई 2023 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह की बैठक में पूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लेता है। तो एक तरीके से आप देखेंगे ये जो FATF होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका जो है कि एशिया प्रशांत समूह की जो बैठक हुई थी APG की वैंकूवर कनाडा में, और यहाँ पर यूएई के द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में पार्टिसिपेशन किया, जो कि अरबी कंट्री में पहला ऐसा देश होता है। ये पहला ऐसा अरब देश है जो कि एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक के दर्जे के तौर पे यहाँ पे शामिल हुआ था। आगे देख लेते हैं। वित्तीय अपराध से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्रों को ही पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करना, अर्थात कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अर्थात कि जो संयुक्त अरब अमीरात है, इसने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से निपटने के लिए, या आतंकवाद का जो वित्त पोषण कर रही हैं देश, उनसे निपटने के लिए यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया है। FATF के साथ बहुत सारे समझौते किए, सहयोग किए। इसीलिए इसकी प्रतिबद्धता से पता चलता है कि यह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या दुनिया से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद जैसी समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए इसको क्या मिला? इस बार का पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे हमारा एक अगला पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से अक्सर BPSC में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा, यंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2023 जारी की गई है। इससे पहले टाइम्स हायर एजुकेशन की केवल रैंकिंग आती थी, लेकिन इस बार इन्होंने यंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी जारी की है। यंग मतलब होता है जो नई यूनिवर्सिटी हो। नई का मतलब क्या होता है कि जिसके बनने का भी समय कितना है, 50 वर्ष से कम पुराने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय को इसमें शामिल किया जाता है। तो जो टाइम्स हायर एजुकेशन ने यंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की है, इसमें ऐसे विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है जो 50 वर्ष से कम पुराने सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हैं, और जिसमें आप देखेंगे कि शिक्षण, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग के साथ साथ उनके काम करने का आकलन भी किया गया है।
2023 के लिए अगर हम यंग यूनिवर्सिटी की लिस्ट में देखें तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रही है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। तो इसको पहली रैंकिंग मिल गई है सिंगापुर को। और अगर हम बात करें कि शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में भारत के 3 विश्वविद्यालय इसमें शामिल अपनी जगह बनाते हैं। 77 नंबर पे आता है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, और 79 पे आता है JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे 95 नंबर पे भी 91 नंबर पे सोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज। ये 3 यूनिवर्सिटी भी हैं जो भारत की तरफ से टॉप 100 में शामिल होती हैं इस वर्ष की रैंकिंग में। और इसी के साथ इस वर्ष की रैंकिंग में 104 देशों के लगभग 1799 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे अब जूम करके मतलब थोड़ा सा कम करता हूँ मैं, और यहाँ आप देखेंगे कि जो पहली रैंकिंग मिली है यंग यूनिवर्सिटी में भारत की तरफ से अगर हम देखें तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल को, और दूसरी है JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च मैसूर को, और तीसरी है सोलनी जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विज्ञान यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है ये? हिमाचल प्रदेश में। और दुनिया के स्तर पे देखेंगे तो पहले नंबर पे जो रैंकिंग मिली है वो नानयांग टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सिंगापुर। तो ये आपको याद रखना था। चलिए अब हम चलते हैं अगले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, न्यूजीलैंड से संबंधित है, क्योंकि ये प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश हो गया। अब आप कहेंगे सर कि इससे पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन हमारे भारत सरकार ने खुद ही लगा दिया था 1 जुलाई 2022 से, तभी लग गया था। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? तो आइए समझते हैं यहाँ पे कि न्यूजीलैंड फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए सुपरमार्केट में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाता है। जो प्लास्टिक उत्पाद बैग होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया। और न्यूजीलैंड ने 1 जुलाई 2023 को इस निर्णय को लागू किया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ सरकार ने अभियान के तहत प्रतिबंध में प्लास्टिक स्ट्रॉ, जो हम लोग स्ट्रॉ यूज करते हैं पाइप जूस पीने के लिए, और साथ ही साथ चांदी के बर्तन भी शामिल है। प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद बैग, प्लास्टिक प्लेट, कटोरे, कटलरी, निर्माण, बिक्री और वितरण पर भी प्रतिबंध लगाता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर आपको सुपरमार्केट में कुछ प्लास्टिक के ऐसे उत्पाद जो सिंगल यूज प्लास्टिक के बने हो, चाहे वो बैग हो, प्लेट हो, कटोरे हैं, कटलरी हो या अपने घरेलू सामान हो, तो इन सभी के बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जब बेचने पर प्रतिबंध लगेगा तो नो डाउट कंपनियां भी इसका प्रोडक्शन करना बंद कर देंगी। अगर हम दुनिया के स्तर पर बात करें तो प्रति वर्ष 400 मिलियन टन, कितना? 400 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 50% की हिस्सेदारी सिंगल यूज प्लास्टिक की होती है। विश्व में सर्वाधिक प्लास्टिक का उत्पादन अमेरिका के द्वारा किया था, लगभग 42 मिलियन टन। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत भी कम पीछे नहीं है, यह भी 34 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन करता है, जिसमें से केवल और केवल 30% प्लास्टिक के कचरे को ही रिसाइकिल किया जा पा रहा है। जबकि ज़रूरत क्या है कि लगभग 80% के आसपास रिसाइकिल किया जाए, तब हम प्लास्टिक प्रदूषण से कहीं ना कहीं भारत को मुक्ति दिला पाएंगे। और धीरे धीरे हम इस पर भी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के एडवांस स्तर को प्राप्त करके हम इस समस्या से निदान पाने की कोशिश कर रहा है। अगला हमारा एक हेडिंग है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये आपके हेनले पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि कौन से देश के पास इतने पावरफुल वीज़ा हैं कि वो कई सारे देशों में बिना वीज़ा के भी यात्रा कर सकते हैं वहाँ के लोग, या ऑन द टाइम प्लेटफॉर्म पर अर्थात एयरपोर्ट पे पहुँच के वहाँ पे अपना वीज़ा बनवा सकते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा जिसे हम कहते हैं। तो देखते हैं 18 जुलाई 2023 को जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के Q3 में भारत 7 स्थानों का सुधार करके पिछले साल के 87 से घट के अब 80 नंबर पे आ गया है। तो जुलाई में कितनी रैंकिंग है भारत की? 80। और आगे देखते हैं अब हम इसके बारे में। अभी भारतीय पासपोर्ट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? 57 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल द्वारा यात्रा की जा सकती है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आप 57 देशों में बिना वीज़ा के भी यात्रा कर सकते हैं। जैसे पड़ोसी देशों की मैं बात करूं तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, कुछ ऐसे और भी देश हैं जो द्वीपीय देश हैं, और साथ ही साथ अफ्रीकी और यूरोपीय देश हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। या फिर आप कुछ देशों में आप उन एयरपोर्ट पर पहुंच जाइए जहां आपको जाना है, और वहां पर भी आप बता सकते हैं कि मैं भारतीय नागरिक हूं, ये मेरा इंडियन पासपोर्ट है। तो ऑन अराइवल उसी समय आपका वहीं पर वीज़ा बन जाएगा। तो ये भारत की रैंकिंग का प्रमाण है। लेकिन जब आप सिंगापुर को देखेंगे, जिसने जापान को पछाड़ के पहली रैंकिंग प्राप्त की है, वो लगभग 190 प्लस कंट्री में वहाँ के लोग जा सकते हैं, जो कि क्या
फ्री वीज़ा में जा सकते हैं, वीज़ा फ्री, और या ऑन अराइवल भी यात्रा कर सकते हैं। तो समझते हैं इसके बारे में कि सबसे पहली रैंकिंग जो है कि किसे मिली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 5 साल तक शीर्ष स्थान पर रहने वाले जापान को इस बार तीसरा स्थान मिला है, और इस बार सिंगापुर ने सबसे अधिक रैंकों के साथ प्राप्त करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया, जिसमें लगभग 227 में से 192 यात्रा स्थलों पर वीज़ा मुक्त यात्रा करने में ये देश सक्षम है। अर्थात जिस भी व्यक्ति के पास अगर सिंगापुर का जो है कि वीज़ा है तो वो क्या कर सकता है, सिंगापुर के वीज़ा या सिंगापुर के पासपोर्ट को दिखा के 192 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है। दूसरे स्थान पे जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, और तीसरे स्थान पे जापान के साथ ऑस्ट्रिया भी इसमें शामिल है। यहाँ पे आप रैंकिंग को देख सकते हैं कि पहले नंबर पे आप देखेंगे सिंगापुर है, जो कि 192 देशों तक फ्री वीज़ा में जा सकते हैं लोग। दूसरे नंबर पे जर्मनी है, इटली, स्पेन, जिसमें 190 देशों तक जा सकते हैं, और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, लग्जमबर्ग और स्वीडन शामिल है। तो ये तो थी इसकी जानकारी, और चलिए और जानकारी हम इसके बारे में देते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल बस मैंने वही कलेक्ट किए हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन को आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ से प्रश्न सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं। आप देखेंगे दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट धारक जो देश है वो 103वें नंबर पे अफगानिस्तान आता है, सबसे अंतिम। अफगानिस्तान के पासपोर्ट धारक जो व्यक्ति हैं वो केवल और केवल 27 देशों में ही बस यात्रा कर सकते हैं फ्री वीज़े में, मतलब वीज़ा अगर नहीं भी है तो भी वो केवल 27 देशों में यात्रा कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसको समझते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 28 जून 2023 को जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया कि 120 देशों के बीच भारत ने 20 स्थानों का सुधार करते हुए 67 पर जगह बनाई है इस बार, जबकि इससे पहले इसकी जगह कितनी थी, 87 नंबर पे थी। 2021 में इन्होंने 87 पर थे, लेकिन इस बार 2022 में इन्होंने कितनी रैंकिंग हासिल की इंडिया ने, 67वें नंबर पे। अर्थात कि ऊर्जा के दक्षता में सुधार कर रहा है लगातार भारत। यहाँ आप देख सकते हैं कि फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सिंगापुर, जो कि सिंगापुर 70 नंबर पे, एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जो स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और इक्विटी को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाकर संक्रमण की गति दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है कि लगातार अपनी एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, और जो ट्रांजिशन के फेज़ में जो दुनिया गुजर रही है ऊर्जा संकट के दौर में, उस दौर में भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सिंगापुर और इंडिया। इसलिए इनकी रैंकिंग में लगातार सुधार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस बार भी जो शीर्ष पर अगर हम बात करेंगे तो शीर्ष पर हमारा नॉर्वेजियन जो देश होते हैं यानी स्कैंडिनेवियाई देश, जिसमें स्वीडन आता है, तो स्वीडन को पहली रैंकिंग इस बार भी मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पहले नंबर पे कौन आ रहा है, स्वीडन आ रहा है। और साथ ही साथ देखते हैं कि इस सूचकांक में भारत का जो ETI स्कोर यानी कि एनर्जी जो ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसका स्कोर 54.3 है, और इसके साथ ही 67वें नंबर पे आता है यानी 67 नंबर पे। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो 17 नंबर पे चाइना है, 66 नंबर पे यानी श्रीलंका इससे एक अंक आगे है, और बांग्लादेश जो है कि 113 नंबर पे जो पड़ोसी में सबसे नीचे है। बात करेंगे निम्नतम स्कोर वाले देशों में तो 120 नंबर पे यमन है, जो कि सबसे लास्ट ऑप्शन है, जहां पे ऊर्जा का संकट सबसे अधिक देखने को मिलता है। साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्वच्छ टिकाऊ ऊर्जा पर व्यापक प्रगति हुई है इस बार, लेकिन देशों के द्वारा ऊर्जा सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित न करने के कारण संक्रमण की समानता के लिए उभरती हुई चुनौतियां भी है, बहुत सारी चुनौतियां भी पैदा हो रही हैं। हालांकि भारत ने इस पर काफ़ी ध्यान दिया है, इसीलिए 20 अंकों का इसमें सुधार देखने को हमें मिलता है। अब चलते हैं हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पे, यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2023, इसको 20 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसमें 146 देशों के लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। और इसमें अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत ने समग्र लैंगिक अंतराल को 64.3% तक कम कर लिया है, और इस बार इसको 127वें स्थान पर रैंकिंग दी गई है। और पहले नंबर की बात करेंगे तो आइसलैंड इस रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे है। तो इंडिया कितने नंबर पे हो गया, 127 नंबर पे। हालांकि 2022 में ये 135वें स्थान पे थे, और इस कारण इसके जो सुधार हुए 8 अंकों का इसमें हमें सुधार देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम अगले टॉपिक पे। अच्छा, अभी यहाँ पे एक और चीज़ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सालाना 4 प्रमुख आयामों, जिसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता
तथा राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास को मापा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है और इसमें कहा जाता है कि 0 से 1 के बीच स्कोर प्रदान किया जाता है। 1 का मतलब होता है पूर्ण समानता और 0 का मतलब होता है पूर्ण असमानता। और भारत की रैंकिंग किधर है? 1 की तरफ आगे बढ़ती हुई चल रही है। चलिए आगे देख लेते हैं और हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो अच्छा, अभी यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत और उनके पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय स्तर पे और ग्लोबल स्तर पे, अगर आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो ग्लोबल स्तर पे तो 59 नंबर पे है और भारत की अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबल स्तर पे 127 नंबर पे है। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के स्तर पे तो पहले नंबर पे बांग्लादेश को रैंकिंग आती है और छठे नंबर पे इंडिया की रैंकिंग आती है क्षेत्रीय स्तर पे अगर आप बात करेंगे तो, क्योंकि इनको सीरीज वाइज लगाया गया है और कुछ नहीं। तो ये भी चीज़ पूछी जा सकती है। और साथ ही साथ 91.2% के साथ रैंकिंग में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। यह एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने जेंडर गैप को 90% से भी अधिक कम किया। बाकी सभी देशों ने 90% से नीचे है, लेकिन आइसलैंड 90% से भी ऊपर चला गया है। और रिपोर्ट ने कहा कि इस आधार पर अगर हम देखते हैं कि लैंगिक अंतराल को कम करने में लगभग 131 वर्ष अभी हमें लग सकते हैं। कितने वर्ष लगेंगे? 131 वर्ष, जब महिला और पुरुष एकदम इक्वल हो जाएंगे हर सेक्टर में। लेकिन इसके लिए भी हमें 131 वर्षों का समय व्यतीत करना होगा, यानी 131 वर्षों में हमें सुधार करते रहना होगा। अगला पॉइंट है आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023, यानी कि ग्लोबल स्तर पे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें भारत अब तीसरे नंबर पे आ चुका है। तो ऐसे कौन कौन से मानक हैं जिनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी, उसको पढ़ते हैं हम लोग। नीति सलाहकार और अनुसंधान फर्म स्टार्टअप जिनोम द्वारा, किसके द्वारा? स्टार्टअप जिनोम के द्वारा जून 2023 में जारी की गई रिपोर्ट ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023, जो कि दुनिया भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। इसके बाद अगर हम देखें, जिसमें भारतीय शहर बंगलुरु की बात करते हैं, जो कि भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। इसने पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान ऊपर चढ़ते हुए इस सूची में 20वां स्थान प्राप्त किया। यानी सबसे अगर हम ज़्यादा बात करें कि सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ ओपन हो रहे हैं इंडिया में, तो बंगलुरु में हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे इंडस्ट्री के रूप में स्टार्टअप खोले जा रहे हैं, छोटे छोटे टेक्नोलॉजी के रूप में स्टार्टअप खोले जा रहे हैं, जो कि दुनिया में 20वें नंबर पे है। अब पूरे भारत में कौन से नंबर पे है? बेंगलुरु पहले नंबर पे हो जाएगा। तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दुनिया की टॉप 10 स्टार्टअप में पहला नंबर मिला है सिलिकॉन वैली अमेरिका को, दूसरा मिला है न्यूयॉर्क शहर अमेरिका को, और तीसरी रैंकिंग मिली है लंदन की ब्रिटेन को। यानी कि शुरू की जो 2 रैंकिंग है सिलिकॉन वैली और न्यूयॉर्क, दोनों ही अमेरिका को मिली है, और तीसरी रैंकिंग आपको ब्रिटेन को मिली है, लंदन को। रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि भारतीय इकोसिस्टम में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है। और साथ ही साथ रिपोर्ट में इस प्रगति का जो श्रेय है भारत के बढ़ते डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को दिया गया है, जिसने देश के स्टार्टअप विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि स्टार्टअप को बढ़ाने में डिजिटल यूनिट का बहुत अधिक रोल होता है। आप आजकल जितने भी पेमेंट सिस्टम देखते हैं, किसी भी स्टोर पे आप जाइए, चाहे छोटे से आप ठेले पर भी जाएंगे, रेहड़ी पर भी, चाय की दुकान पर भी, तो वहाँ पे आपको भीम यूपीआई दिखेगा, फ़ोन पे दिखेगा, पेटीएम दिखेगा, गूगल पे दिखेगा। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप में डिजिटलाइजेशन, जो कि डिजिटल गैजेट्स या डिजिटल पद्धति, इसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और भारत सरकार के द्वारा लगातार डिजिटल प्रभावी संरचना बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इवन कि गांव में भी 2.5 लाख, जो आपको बताया गया है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की बात चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इसमें शामिल है, जिसकी वजह से भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिलता है। और आगे अगर हम देखें, यूरोप की बात करें पूरे दुनिया के स्तर पे, तो उभरते हुए इकोसिस्टम रैंकिंग में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। 2022 के बाद इसकी हिस्सेदारी 37 से बढ़ के 41% हो गई है। अगर 100% अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को मानते हैं, तो उसमें 41% खाली यूरोप के देशों का योगदान देखने को मिलता है। स्टार्टअप जिनोम प्रत्येक इकोसिस्टम के प्रदर्शन, वित्त पोषण, बाजार तक पहुंच, जुड़ाव, प्रतिभा, अनुभव और ज्ञान जैसे 6 कारकों को मापता है हमेशा। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। लिवेबिलिटी इंडेक्स का मतलब हो गया कि रहने योग्य शहर। दुनिया में रहने योग्य शहरों की बात हो रही है, तो रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग में सबसे अधिक अगर हम बात करें तो 173 शहरों की लिस्ट जारी की गई है, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रिया का जो वियना है दोस्तों, क्या ऑस्ट्रिया का वियना दुनिया का सबसे अच्छा शहर माना जाता है रहने योग्य। हम बात करेंगे भारतीय शहरों की भी, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है।
तो इसको जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU। इसके द्वारा प्रतिवर्ष इसको निर्धारित तौर पे जारी किया जाता है और इस बार इसमें 173 शहरों की लिस्ट को जारी किया गया, जिसमें भारत के 5 शहर भी शामिल है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बंगलुरु। ऐसा माना गया है दुनिया के स्तर पे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बंगलुरु भी रहने योग्य एक अच्छे शहरों की लिस्ट में है। लेकिन अगर हम क्रम की बात करेंगे तो टोटल के टोटल 173 देशों में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली को आप और मुंबई को मिला 141 स्थान, चेन्नई को मिला 144, अहमदाबाद को 147 और बंगलुरु को 148। तो इतनी रैंकिंग जो है कि इन लोगों को दी गई है। बात करते हैं अगर हम कि रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान 98.4 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान ऑस्ट्रियाई शहर जो है कि वियना को मिला है। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है इसको दिया गया सबसे इम्पॉर्टेंट शहर के रूप में। और वहीं सबसे अंतिम स्थान जो दिया गया पिछले वर्ष की अपेक्षा की तरह सीरिया की राजधानी दमिश्क, जहां पे लोग रहना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि ये रहने योग्य सबसे अच्छा नहीं बल्कि सबसे खतरनाक शहर माना जाता है। यहाँ हर दिन जो है कि कोई ना कोई आतंकवादी घटना होती है, कोई आए दिन गोला बारूद चलते हैं, तो लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं है रहने के लिए। तो दमिश्क को सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है 173वें स्थान पे। तो ये तो थी इसकी जानकारी और अब हम चलते हैं अगले अपने टॉपिक पे। अब हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा आपका 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। तो देखते हैं जरा 42वें आसियान शिखर सम्मेलन को। तो चलिए शुरू करते हैं 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। देखते हैं 42वां जो आसियान शिखर सम्मेलन 9 से 11 मई 2023 को इंडोनेशिया शहर के लाबुआन में संपन्न हुआ। यानी इंडोनेशियाई जो देश है इंडोनेशिया, वहाँ पे लाबुआन शहर में जो है कि इसका आयोजन किया गया और जहाँ सदस्य देशों ने क्षेत्रीय भुगतान प्रणाली यानी कि रीजनल पेमेंट सिस्टम, आसियान ग्राम नेटवर्क, इंडो पैसिफिक पर आसियान आउटलुक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि 42वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो जब इंडोनेशिया के लाबुआन शहर में हो रहा है तो वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता भी की गई थी। और इस वर्ष की जो थीम थी शिखर सम्मेलन की वो थी आसियान मामले विकास का ऊपरी केंद्र यानी आसियान अफेयर्स ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, यानी विकास का जो है कि ये ईपी सेंटर है जहां से आसियान की जो है कि वृद्धि के साथ जो आपका पूर्वी एशियाई देश है उनकी भी वृद्धि इसमें शामिल है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है तिमोर लेस्ते के बारे में, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा है कि आसियान में केवल 10 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 10 देश हैं। लेकिन अब इसमें 11वें देश के रूप में शामिल होने जा रहा है तिमोर लेस्ते। हालांकि अभी सैद्धांतिक रूप से इसको जो है कि सहमति दे दी गई है, लेकिन अभी ये शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ है। बात करते हैं आसियान सदस्य अंततः नवंबर 2022 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते को आसियान के 11वें सदस्य के नए सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। 2023 में आसियान शिखर सम्मेलन में उपस्थित सदस्य निकाय की सहमति के बाद तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री जोस मारिया ने पहली बार पर्यवेक्षक के रूप में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो किसके रूप में लिया इन्होंने? पर्यवेक्षक के रूप में। तो अब आपसे अगर आपसे कभी भी कोई पूछे, क्योंकि आसियान के जो मेंबर हैं सन 2002 के बाद से लगातार 10 ही अभी तक हैं, लेकिन अब 2023 में 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते भी इसमें शामिल हो चुका है। जिस तरीके से नाटो का हमने पढ़ा वैसे ही इसका भी इम्पॉर्टेंट है। अगले वर्ष के देख लेते हैं 2024 का जो आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा वो लाओस में होगा। कहाँ पे होगा? लाओस में। तो चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारा वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो जारी की जाती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा 28 जून 2023 को विश्व के 163 देशों पर आधारित वैश्विक शांति सूचकांक 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। कितने देशों को इसमें शामिल किया गया? 163 देशों को इसमें शामिल किया गया है। और सबसे रैंकिंग में अगर हम फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो आइसलैंड को पहले रैंक मिली है। और जब से अंतिम स्तर पर देखेंगे यानी कि सबसे अशांत देश जहाँ पे शांति का नामो निशान नहीं देखने को मिलता है वो है आपका अफगानिस्तान। तो बात कर लेते हैं जरा 163 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। तो 2.314 स्कोर के साथ 126वें नंबर पे भारत पहुंचा है, जिसने लगभग 9 अंकों का सुधार किया है, क्योंकि पिछले वर्ष 2022 में भारत को 135वें स्थान मिले थे। तो शांति के स्तर पे आप देखेंगे 126वें स्थान पे आया है। और इसमें विश्व की लगभग 99.7% जनसंख्या के शांति स्तर का जो मापन किया था वो 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पे, जिन्हें आगे चल के 3 बड़े बड़े थीम में बदल दिया था, 3 विस्तृत थीम में, जिसमें पहला क्या है? समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर,
घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार और सैन्यीकरण का स्तर। इन तीनों ही आधार पे जो है कि क्या करते हैं, शांति का जो रैंकिंग होती है उसको जारी किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम इसके आगे, और हम क्या देखते हैं, अगर हम क्षेत्र की बात करें रीजन के हिसाब से कि कौन सबसे शांत वाला है और कौन सबसे अशांत यानी कि प्रॉब्लमेटिक है, तो मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका यानी कि मेना जिसे हम कह सकते हैं, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका की बात करेंगे तो ये विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण वाला क्षेत्र है। जबकि यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण वाला क्षेत्र है। अगर देश के आधार पर पूछेगा तो आपको लिखना आइसलैंड जो है कि टॉप पर है और अफगानिस्तान आपका सबसे नीचे है। भारत की रैंकिंग 126 है। लेकिन अगर रीजन वाइज पूछेगा तो मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका सबसे अशांत क्षेत्र हो जाएगा और यूरोप आपका सबसे शांति प्रिय क्षेत्र माना जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अच्छा, यहाँ पर देखिए भारत की भी रैंकिंग दी हुई है, भारत सहित पड़ोसियों की। तो सबसे अधिक शांतिपूर्ण देश कौन सा है, भूटान है 17 पे, फिर 79 पर नेपाल आपको देखने को मिलेगा, और इंडिया की बात करेंगे तो 126 पे इंडिया है और 146 पे पाकिस्तान है। तो ये रैंकिंग आपने देख ली। वहीं ब्रिक्स देशों की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका का 130वां स्थान है, ब्राजील का 132वां है और रूस का 158वां स्थान है। और अब हम देखेंगे पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा। हालांकि यह जो यात्रा थी वो क्वाड के बहुपक्षीय आयोजन के लिए थी, लेकिन क्वाड की जो है कि वहाँ पे जब आयोजन नहीं हुआ तो ये जो यात्रा थी ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय यात्रा के रूप में तब्दील हो जाती है। मोदी ने अपनी 3 दिवसीय 22 मई से 24 मई 2023 ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रिश्ते को सुधारने में अत्यधिक जोर दिया। उनकी यात्रा की जो योजना मूल रूप से थी एक बहुपक्षीय का मतलब हो गया कि क्वाड में हिस्सेदारी करनी थी। बहुपक्षीय आयोजन क्वाड की बैठक के लिए बनी थी जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही होना था, लेकिन घरेलू राजनीतिक मजबूरियों के कारण राष्ट्रपति जो अमेरिकी राष्ट्रपति थी इससे पीछे हट गए और जापान ने भी यही जो है कि बहाना बनाया, फुमियो किशिदा ने, कि हम भी इस समय नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में ये यात्रा मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच में ही रह गई और ये द्विपक्षीय यात्रा के रूप में तब्दील हो गई। और उसके बाद छोटी अवधि का एक क्वाड शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में आयोजित किया गया, जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। बात करते हैं मोदी जी और एल्बनीज के बीच में हुई जो बैठक थी, इस साल इस तरह की 6ठी बैठक थी, जिसके बाद घोषणाएं हुई कि बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्यिक दूतावास से ओपन किए जाएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। प्रवासन और आवाजाही पर समझौता होगा। भारतीय ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के कामकाजी दायरे को अंतिम रूप देना भी शामिल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्य दूतावास भी खोला जा रहा है और भारतीय दूतावास जो कहाँ खोला जाएगा वो ब्रिस्बेन में खोला जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों के बनाने का तरीका यही रहता है आपके स्टेट पीसीएस में। हालांकि यूपीएससी का लेवल अलग हो जाता है, उसके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज विजन आईएएस को चलाया जा रहा है, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। मई की कंप्लीट हो चुकी, जून भी कंप्लीट होने वाली है, फिर उसके बाद हम लोग जुलाई पर वर्क करेंगे। तो ऐसे करके आप 2024 तक प्रॉपर जो है कि आप उसकी स्टडी कर सकते हैं, ताकि आपको यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम ना आए। चलिए टॉपिक पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की अब फ्रांस यात्रा की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने 13 से 14 जुलाई तक फ्रांस की यात्रा की और इस वर्ष भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के टोटल 25 वर्ष पूरे हो रहे थे 2023 में। इसके अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को बेस्टिल डे परेड समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा और प्रधानमंत्री मोदी जी की यह 6ठी फ्रांस की यात्रा थी। तो बेस्टिल डे क्या होता है? ये फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी यह माना जाता है कि इसी दिन फ्रांस को आज़ादी मिली थी। बेस्टिल नाम की जेल से जो है कि धावा बोला गया था इस जेल पर वहाँ के नागरिकों के द्वारा, ताकि उसमें जो बंद राजनीतिक युद्धबंदी थे उनको मुक्त कराया गया और इसी दिन फ्रांस को आज़ादी मिलने की बात मानी जाती है 1789 में। जैसे हमारे 15 अगस्त के लिए हमारा महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है आज़ादी का दिन, वैसे ही फ्रांस के लिए बेस्टिल डे बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे में चीफ गेस्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ बुलाया गया था। इन दोनों के बीच जो वार्ता हुई, तो इस वार्ता में आप देखेंगे कि रक्षा और सैन्य उपयोग के लिए नाभिकीय ऊर्जा, ध्यान देना असैन्य मतलब सैनिक यूज के लिए नहीं, बिजली उत्पादन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए नाभिकीय ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन, लोगों के आपसी संपर्क आदि पर भी यहाँ पे चर्चा हुई। साथ ही साथ भारत और फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज हॉरिजन
2047 यानी कि 2047 सहित अनेक दस्तावेज वार्ता में स्वीकार किए गए। अब आपसे क्या करेगा बीपीएससी एग्जाम में, क्या पूछेगा कि हॉरिजन 2047 दस्तावेज किन दो देशों के बीच संबंधित है, तो आपको पता होगा भारत और फ्रांस, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहीं बैस्टिल डे परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मोदी जी को शामिल किया गया और इसमें भारत की तीनों सेनाओं ने भी हिस्सा लिया था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के राष्ट्रीय दिवस या बैस्टिल डे का फ्रांसीसी चेतना में बहुत विशेष महत्व है। माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल जेल पर लोगों ने धावा बोल दिया था और यहाँ से राजनीतिक युद्धबंदियों को रिहा किया गया था और इसी दिन को फ्रांस की आज़ादी के दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। मोदी जी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और यह सम्मान पाने वाले मोदी जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं। यानी पहले भारतीय प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जिनको फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक और सैनिक सम्मान यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ इन दोनों देशों के बीच एक सहयोग भी किया गया रक्षा के क्षेत्र में कि दोनों देशों ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है। तो ये ध्यान देना आपको कि जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी का अब आगे निर्माण होगा वो भारत और फ्रांस के सहयोग से होगा। हालांकि अभी भी हो रही है, जिसमें IS वेलार है, बेला है, वागीर है, तो ये सभी की सभी स्कॉर्पियन पनडुब्बी की श्रेणी में ही आती हैं। इसी अवसर पे इंडिया की तरफ से इंडियन ऑयल और फ्रांस की एक कंपनी है, इसी अवसर पे भारत की तरफ से इंडियन ऑयल और फ्रांस की एक कंपनी है टोटल कंपनी, इन दोनों के बीच LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं LNG, लिक्विड नेचुरल गैस के आयात को लेकर दीर्घकालिक एक समझौता किया गया है। साथ ही साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में तृष्णा, जो कि तृष्णा जो सैटेलाइट होगा वो फ्रांस और भारत के संयुक्त उपग्रह के रूप में होगा, इसके समझौते पर भी हस्ताक्षर करके अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े सहयोग की घोषणा की गई है। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी कि भारत फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, जबकि फ्रांस क्या करेगा, भारत के UPI के उपयोग को लेकर भी एक समझौता हुआ। यानी अब भारतीय टूरिस्ट जो फ्रांस घूमने जाएंगे वो मोबाइल ऐप के जरिए रुपए में भी भुगतान कर पाएंगे। किस में कर पाएंगे? रुपए में भी, क्योंकि अगर उनके अकाउंट में रुपए के रूप में खाता है, डिजिटल रूप में वो पेमेंट पड़ी हुई है, तो वो जब पेमेंट करेंगे वहाँ के किसी QR पे, तो ऑटोमेटिकली जो है कि वो डॉलर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या है कि भारतीय टूरिस्टों को स्पेन में जाके, अर्थात कि फ्रांस में जाके वहाँ पहले डॉलर के रूप में कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने UPI का प्रयोग करके अपनी इंडियन करेंसी को पेमेंट कर देंगे डॉलर के रूप में। तो एक अच्छा इनिशिएट है यहाँ पर। अब हम अगली यात्रा देखें, मोदी जी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा। तो अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा, जो कि 15 जुलाई 2023 को यह एक सरकारी यात्रा थी और UAE की 5वीं यात्रा थी इन्होंने की। इससे पहले इन्होंने 2015, 2018, 2019 और 2022 में टोटल 4 यात्राएं की थी और अब 2023 में इनकी ये 5वीं यात्रा के रूप में थी। UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के जो शासक हैं वहाँ पे, क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने फिनटेक कंपनी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया है। साथ ही साथ RBI और संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक के बीच सीमा पार लेन देन स्थानीय मुद्रा निपटान LCS प्रणाली पर भी एक समझौता किया गया यहाँ पर। और आगे इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि भारत के UPI सिस्टम और UAE के IPP यानी इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के एकीकरण हेतु एक समझौता किया गया है। और साथ ही साथ शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। यहाँ से UPPCS में अभी पिछले ही 2023 के प्रीलिम्स में प्रश्न आया हुआ था यूनिवर्सिटी को लेके, वैसे ही एक प्रश्न और आने की चांसेस रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में IIT दिल्ली का एक परिसर खोला जाएगा, जहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 2024 से शुरू हो जाएगी एजुकेशन, और ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन है वो सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें 2022-23 में UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था, चौथा सबसे बड़ा निवेशक है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जहां पे भारत सबसे अधिक अपने प्रोडक्ट को निर्यात करता है। और नंबर 1 पे कौन है निर्यात वाला गंतव्य? USA है। वहीं बात करेंगे अध्यक्षता की, तो UAE के द्वारा COP28 की अध्यक्षता की जाएगी और भारत की अध्यक्षता G20 के द्वारा सितंबर में की जा रही है शिखर सम्मेलन के रूप में। इन दोनों ही भूमिकाओं को आपस में रेखांकित किया गया है। और अब हम देखेंगे विश्व के शीर्ष 1500 उच्च शैक्षणिक
संस्थानों की क्यूएस रैंकिंग, उच्च शैक्षणिक यानी हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन में स्थित क्यूएस, जिसको हम लोग कहते हैं क्वारेली साइमंड्स एजेंसी के द्वारा प्रति वर्ष इसको लॉन्च किया जाता है। और 2024 के लिए 28 जून 2023 को यह लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की तरफ से सबसे अधिक अब तक 45 संस्थानों को शामिल किया गया है। और साथ ही साथ इसमें पहली बार 4 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि वार्षिक रैंकिंग में शामिल हो सके हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, चितकारा यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इन चारों को भी पहली बार क्यूएस रैंकिंग में जगह दी गई है। साथ ही अगर हम बात करें कि नंबर 1 रैंकिंग पे कौन था, नंबर 2 पे कौन था, इन सब के बारे में, तो अगर हम टॉप 200 यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो भारत की तरफ से 2 यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप 200 में शामिल हुई हैं। एक तो आईआईटी बॉम्बे 149वें स्थान पे है और दूसरा आईआईटी दिल्ली जो कि 197 स्थान पर है। नीचे हम देखते हैं पूरी रैंकिंग के आधार पे, तो आप देखेंगे इंस्टीट्यूट के आधार पे पहली रैंकिंग मिलती है आईआईटी बॉम्बे को इंडिया में, अर्थात 149 नंबर पे टोटल है। फिर दूसरा है आईआईटी दिल्ली 197 नंबर पे। और आप आगे देखेंगे कि आईआईटी कानपुर को भी एक रैंकिंग मिली है 278 में, जो कि यूपी में पहले नंबर पे है, क्योंकि यूपी में भी कई यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है जहां पर पहले नंबर पे आईआईटी कानपुर यूपी में देखने को मिलता है। और बीएचयू की बात करेंगे, आईआईटी बीएचयू जो ओवरऑल में 571 है, लेकिन यूपी में सेकंड नंबर पे आता है ये। तो यूपी स्पेशल पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो इसलिए इसको मैंने बताया, आपको याद रखना है। साथ ही साथ वर्ल्ड रैंकिंग में अगर हम बात करेंगे तो क्यूएस रैंकिंग 2024 में वैश्विक स्तर पे जो पहली पोजीशन है वो स्थान जो है कि अमेरिका स्थित एमआईटी यूनिवर्सिटी, किसको, एमआईटी यानी मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को जो है कि पहला स्थान दिया गया है। और साथ ही साथ यह लगातार 12 वर्षों से इस स्थान पे कब्जे में है। और दूसरा स्थान आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और तीसरा स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके को दिया गया है। अब यहाँ पर आप पूरी रैंकिंग को आराम से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एमआईटी जो इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, इसको पहली रैंकिंग मिली है और दूसरे रैंकिंग पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम की है और तीसरे नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि आपके यूके की है। तो इन तीनों ही यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी गई है। और बात करते हैं अगर हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा जो कि जून 2023 में आयोजित की गई, एक सूरीनाम और एक सर्बिया। उसमें भी सबसे पहले इन्होंने सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो यहाँ पे पहुंची, यानी कि सूरीनाम की इन्होंने सबसे पहले यात्रा की है। उसके बाद सर्बिया जाएंगे, वहां पर सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों के सूरीनाम प्रवास 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक आयोजित कार्यक्रम था जहां पे इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। हालांकि सूरीनाम के जो राष्ट्रपति है, मेजबान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि भारतीय मूल के ही हैं, और यहाँ पर एक महिला की मूर्ति दिखाई जाती है इनकी राजधानी में, 5 बच्चों को गोद में लेकर खड़ी एक महिला को, जो कि मदर ऑफ सूरीनाम के नाम से जानी जाती है। और इनकी गोद में ये जो 5 बच्चे हैं वो वहाँ की जनसंख्या जो कि 5 प्रजातियों में बटी हुई है उसी के प्रतीक के रूप में है। अर्थात सूरीनाम की जो माता है, एक तरीके से मदर ऑफ सूरीनाम, इन्होंने हर प्रजाति, 5 प्रजाति के बच्चों को जो है कि समान रूप में गोद में रखने का दर्जा दिया है। इसी अवसर पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इस अवसर पे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से मेजबान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने इन्हें सम्मानित भी किया। और अब इसके बाद ये सर्बिया की यात्रा करती हैं और सर्बिया ये 7 जून 2023 को पहुंचती हैं, जिसकी राजधानी बेलग्रेड, वहां पहुंचती हैं। वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने इनका स्वागत किया और द्विपक्षीय स्तर की वार्ता की। और साथ ही साथ सर्बिया में फिल्म निर्माण करने के लिए आकर्षक रियायतों का प्रस्ताव मेजबान राष्ट्रपति ने दिया भारत को कि आपके यहाँ जो बॉलीवुड और साउथ की मूवी की जो इंडस्ट्री है उसको आप कह सकते हैं कि केवल फ्रांस या यूरोपीय देशों में ही न जाके आप सर्बिया में भी आके शूटिंग वगैरह कर सकते हैं और हम इसे रियायती दर पर आपको ये स्थान देंगे। जैसे बहुत सारी नेचुरल लोकेशन है, कुछ लोकेशन ऐसी होती है जहां हमें फॉरेन कंट्रीज में मूवीज़ की शूटिंग करनी होती है, तो वहां पे आपको चार्ज देने पड़ते हैं पूरी टीम को, पूरी इंडस्ट्री को। तो इस आधार पे वो कहते हैं कि सर्बिया में अगर आप कोई शूटिंग कर रहे हैं तो आपको इसमें रियायत दिया जाएगा आराम से।
साथ ही साथ बेलग्रेड व नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा की आवश्यकता पर भी बल दिया गया मेजबान राष्ट्रपति वुसिक के द्वारा, क्योंकि अभी तक बेलग्रेड और नई दिल्ली के बीच में सीधी कोई फ्लाइट नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ से फ्लाइट पकड़े और डायरेक्ट सर्बिया चले जाएं। ऐसा नहीं है, बीच में एक दो जगह से आपको फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी, तभी आप सर्बिया पहुँच पाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग एक अगले पॉइंट पे। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड आपका पहला देश बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने 22 मई 2023 को नए नियमों पर हस्ताक्षर किया और इस तरह आयरलैंड शराब उत्पादों पर अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य की सलाह लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। यानी जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट होंगे उस पर अब अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य की सलाह दी जाएगी। शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसको लागू कब से किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है 22 मई 2026 से इसको प्रभावी किया जाएगा, अभी से नहीं। तो ऐसा क्या बात थी कि 3 साल का अंतर रखा गया? तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको समय मिलेगा कि नए नियमों के साथ अपनी कंपनी के नियमों को बदलना, साथ ही साथ प्रोडक्शन का जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्शन करना है, उस पे आपको स्वास्थ्य संबंधित सलाह को भी अनिवार्य रूप से लगाना है। तो इसीलिए 3 साल का समय दिया गया। और स्वास्थ्य चेतावनियों में लीवर की बीमारी, हृदय संबंधी समस्या, कैंसर के बढ़ते जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य संबंधित खतरे भी इसमें शामिल किए गए हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, जो कि 6 नंबर के हिंद महासागर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया। कहाँ पे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और इसका जो सम्मेलन था वो इंडिया फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और एस राज रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से आयोजित किया गया है। ठीक है। और साथ ही अगर हम इसके थीम की बात करते हैं तो इसका जो थीम था शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, तो ये इसकी थीम थी। और इस सम्मेलन में शामिल होने वाले जो प्रतिनिधि थे D8 थे, मतलब देश 8 जो हैं, सार्क देश थे, बिमस्टेक के प्रतिनिधियों सहित लगभग 150 विदेशी अतिथियों ने इसमें हिस्सा लिया। क्योंकि इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है, हिंद महासागर की जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे लगातार महाशक्तियों का युद्ध स्थल बनता जा रहा है। तो इसको सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए काफ़ी देशों के द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया। और बात करेंगे अगर D8 की, तो इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि D8 में भारत शामिल है कि नहीं। तो आपको बताना है कि भारत शामिल इसमें नहीं है। इसमें बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तुर्की के बीच विकास सहयोग से जुड़ा एक मंच है, इन सभी के बीच में। तो ये D8 है और इसमें इंडिया शामिल नहीं है। तो चलिए अगले टॉपिक पे अब हम चलते हैं। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने हटा दिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा। अमेरिकी यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको भी पढ़ना है। 21 से 23 जून 2023 तक अमेरिका की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। मोदी जी ने 6 बार पहले भी अमेरिका की यात्रा की है। और यह यात्रा लेकिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा रहेगी। और राजकीय यात्रा क्या होती है? क्योंकि इससे पहले भी मोदी जी 6 बार जा चुके हैं, लेकिन इस यात्रा को इतना महत्व दिया गया क्योंकि इस पर विशेष रूप से आमंत्रण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति अपने 4 साल के एक कार्यकाल में किसी भी, मतलब 4 साल के कार्यकाल में किसी भी देश के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या जो सर्वोच्च नागरिक होता है उसको एक बार जो है कि अपने विशेष भोजन पर आमंत्रित करते हैं, जिसको हम लोग स्टेट डिनर भी कहते हैं। तो जब राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह सूचना मिली और जब उनको ये प्रस्ताव दिया गया कि आपको अपने 4 साल के कार्यकाल में दुनिया के किसी भी देश के शिखर जो है कि व्यक्ति या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा को आप बुला सकते हैं, उसे आप स्टेट डिनर दे सकते हैं, ऑनर दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। तो इस मामले में उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनको चुना। तो ये भारत के लिए गर्व का पल है कि अमेरिका के संबंधों को इससे देखा जा सकता है कि अमेरिका यूरोपीय देशों को छोड़ के, एशियाई देशों को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट एशियाई देशों को छोड़ के सबसे अधिक उसने प्रेफरेंस किसको दी? भारत को दी है। तो ये इस नज़र से भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और राजकीय यात्रा पर जाने वाले नरेंद्र मोदी जी जो है दूसरे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 2009 में राजकीय यात्रा पर गए हुए थे। इस समय क्या होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयं के नियंत्रण पर किसी शासन प्रमुख द्वारा संपन्न की गई यात्रा को ही राजकीय यात्रा, स्टेट विजिट यात्रा का दर्जा वहां प्रदान किया जाता है। इस दौरान सारा का सारा जो खर्चा होता है वो सारा का सारा अतिथि का खर्चा राष्ट्रपति के द्वारा खुद वहन किया जाता है। और व्हाइट हाउस में उन्हें पूरे ससम्मान के साथ डिनर कराया जाता है, सारी बातें होती हैं।
तो पहले चरण में 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेडक्वार्टर में योग कार्यक्रम के नेतृत्व का उनका कार्यक्रम रहता है, क्योंकि 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ऐसे अवसर पे वो यूएनओ के हेडक्वार्टर में जाते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पे इसको करते हैं। अब इसी के बाद आप देखेंगे कि अमेरिकी कंपनी जीई जनरल इंजीनियरिंग, जिसको हम कहते हैं, एयरोस्पेस द्वारा भारत में तेजस युद्धक विमानों हेतु इंजन बनाने तथा माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने की घोषणाएं की गई हैं। आगे देख लेते हैं, जो जीई जनरल इंजीनियरिंग जो एयरोस्पेस द्वारा तेजस की अगली पीढ़ी के लिए जेट F414 इंजनों का निर्माण HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ मिलकर किया जा रहा है, यह किया जाएगा आगे चल के। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुए हैं। और वहीं अगर हम बात करें आर्टेमिस मिशन के लिए, क्योंकि भारत ने नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा कर दी है, और इस तरीके से भारत 27वां देश बन गया है जो इनके मिशन में शामिल हो रहा है। तो अब इसके बाद क्या होगा, नासा और इसरो दोनों ही मिलकर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको हम ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन भेजने का निर्णय किया गया है, और आर्टेमिस समझौते में भारत शामिल होने वाला 27वां देश बन गया है। साथ ही साथ भारत सिएटल में एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। वहीं अमेरिका के द्वारा अहमदाबाद और बंगलुरु में भी दूतावास खोला जाएगा वाणिज्यिक स्तर का। और मैंने अभी क्लास शुरू होते ही मैंने आपको बताया था 10-15 मिनट की क्लास में कि एक और देश है जो बंगलुरु में अपना वाणिज्यिक दूतावास ओपन कर रहा है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं आगे की बात को कि 22 जून को वॉशिंगटन में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में भारत और यूएसए भविष्य के लिए कौशल विकास विषय पर केंद्रित एक कार्यक्रम में प्रथम महिला जिल बाइडेन, जो कि जो बाइडेन की पत्नी है राष्ट्रपति जी की, इनके साथ मोदी जी ने भी हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में। तो ये तो थी अमेरिका की यात्रा। अब हम चलते हैं मिस्र लेके आपको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें मिस्र लेकर चलते हैं मिस्र की यात्रा पे। ये 24 से 25 जून 2023 को इन्होंने मिस्र की यात्रा की, और सरकारी यात्रा पर मिस्र की राजधानी काहिरा में ये पहुंचते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद, जो कि यह इनकी पहली राजकीय यात्रा थी, जो कि इससे पहले 26 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। वहां पे इनके राष्ट्रपति, जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, अब्दुल फतह अल सीसी ने इनका स्वागत किया। आपको ध्यान होना चाहिए कि अब्दुल फतह अल सीसी जी को वर्ष 2023 में 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पे इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में भी जो है कि इनवाइट किया गया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 के चीफ गेस्ट कौन थे 26 जनवरी को। तो आपको पता होना चाहिए मिस्र के राष्ट्रपति। और इसके अतिरिक्त इन्होंने 3 और सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए थे, जिसमें आप देखेंगे कृषि और संबद्ध क्षेत्र हो जाएंगे, स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा तथा प्रतिस्पर्धा कानून पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर शामिल। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील या नाइल भी कभी कभी लिखा होता है, इससे सम्मानित भी किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है या ये जो ऑर्डर मतलब कि सम्मान दिया जाता है, ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने मिस्र या मानवता की अमूल्य सेवा की हो। तो मोदी जी ने मिस्र की तो नहीं की, लेकिन मानवता की एक अमूल्य सेवा की है, इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आगे टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023, जो कि स्विट्जरलैंड स्थित IMD अर्थात इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा विश्व के 64 देश, कितने देश को शामिल किया गया, 64 देशों के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 को जारी किया गया है। और कब जारी किया गया, 20 जून 2023 को। और इसमें सीट्स की बात करेंगे तो पहले नंबर पे पोजीशन पे है डेनमार्क, और अंतिम स्थान पे 64वीं रैंक पे आपका कौन देखने को मिलता है, वेनेजुएला देखने को मिलता है। IMD द्वारा अर्थव्यवस्था के निष्पादन, आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी दक्षता और कारोबारी दक्षता आदि के आधार पर विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग का आकलन प्रतिवर्ष किया जाता है। वर्ष 2023 के प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी मिली है, 40 मिली है। जबकि पिछले वर्ष अगर आप देखेंगे जो है कि पिछले वर्ष 63 जो है कि देशों की रैंकिंग में 37वां स्थान था, यानी कि गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को लेकर गिरावट देखने को मिलती, नुकसान देखने को मिला, जो कि 2021 में कितनी हो गई थी, 43 थी।
तो ध्यान दीजिएगा कि 2022 में 37 और 2023 में 40 थी। तो ये जो है कि गिरावट देखने को मिली। और रैंकिंग में दूसरा स्थान आपको देखने को मिलेगा आयरलैंड का, और तीसरा मिलेगा स्विट्जरलैंड का देखने को। और शीर्ष पे कौन सा देश मैंने आपको बताया, तो शीर्ष पर आप देखेंगे डेनमार्क रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे डेनमार्क है 100 स्कोर के साथ, दूसरे नंबर पे आयरलैंड 99.71 और तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है 99.13 यानी कि 13। तो इस तरीके से इसकी रैंकिंग को हमने देखा। और साथ ही साथ अगर हम देखें अंतिम स्थान पे, तो अंतिम स्थान पे 64वें नंबर पे वेनेजुएला है और 63वें नंबर पे अर्जेंटीना है। और आगे देखते हैं, अगर हम अन्य प्रमुख शहरों की बात करेंगे तो भारत की अगर हम बात करें तो 40 रैंकिंग है, और भारत की जस्ट ऊपर 41 की बात करें तो इटली को ये रैंकिंग दी गई है। और आइए, दास्ता सूचकांक को इम्पॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। और अब हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक है अगला, कि परमाणु हथियारों पर सिप्री की एक रिपोर्ट आई हुई है 2023 में। क्या कहता है, सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 12 जून 2023 को ये जारी वार्षिक रिपोर्ट में वैश्विक परमाणु शस्त्रागार की स्थिति का आकलन किया गया है। इस समय पूरे विश्व में लगभग 12,512 परमाणु हथियार हैं, और इसमें सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है, अपने पड़ोसी चाइना भाई के पास है, अपने पड़ोसी चाइना के पास है। 2022 में परमाणु शक्ति संपन्न सभी 9 देश, टोटल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार शक्ति संपन्न है, जिसमें पहले नंबर पे आता है आपका एक अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। ये 9 देश हैं जो कि 2022 के अनुसार परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। इसमें भी रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सभी परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। वर्तमान में रूस के पास सर्वाधिक परमाणु शस्त्रागार हैं, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर चीन आता है। अब देखते हैं कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स जो है कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं था ये, क्योंकि यहाँ से कोई ऐसा प्रश्न बनता नहीं है कभी। हाँ, G7 से जरूर ये प्रश्न बनेगा कि G7 का 49वां शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा कीजिए। तो भाई, औद्योगिक रूप से संपन्न G7 के देशों का समूह है, जिसमें 49वां शिखर सम्मेलन जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मेजबानी में हिरोशिमा में 19 से 21 मई 2023 को संपन्न किया गया। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो G7 के 7 देश हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, इन सभी के अध्यक्ष जो है कि शामिल हुए थे। साथ ही साथ विशेष आमंत्रित पे अगर हम बात करें तो विशेष आमंत्रित पे भारतीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया गया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ब्राजील के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, कोमोरोस के राष्ट्रपति, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और साथ ही साथ वियतनाम और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट देश है कि पूछा जा सकता है कि G7 की मीटिंग्स में यानी शिखर सम्मेलन में किन देशों को आमंत्रित किया गया था, उनमें एक ऑप्शन दे देगा और आपको चूज करना होगा। भारत है, यूक्रेन हो गया, वियतनाम हो गया, ऐसे ऑप्शंस को आपको चूज करना होगा। बात करेंगे पारस्परिक सहयोग संवर्धन के साथ साथ विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और संबंधों में सुदृढ़ता लाने पर विशेष बल बातचीत में दिया गया। इस संदर्भ में G20 के साथ खाद्य, स्वास्थ्य एवं विकास से संबंधित मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा सम्मेलन में हुई थी। साथ ही साथ G7 सदस्य देशों ने यूक्रेन के विरुद्ध रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के खिलाफ एक साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। यानी ये कह रहे हैं G7 के देश कि हम रूस यूक्रेन युद्ध में हमेशा यूक्रेन के साथ रहेंगे और यूक्रेन का बचाव हमेशा करते रहेंगे। अब बात करेंगे जापान में जो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का हुआ हिरोशिमा में। ये G7 शिखर सम्मेलन से अलग 4 सदस्यीय देशों का क्वाड शिखर सम्मेलन 20 मई 2023 को आयोजित किया गया, जिसमें 4 देशों के रूप में आपके भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसमें शामिल होते हैं। और इस संगठन की 5वीं बैठक है, जबकि पहली बैठक जो हुई थी ये इसकी वर्चुअल हुई थी 12 मार्च 2021 को। तो 12 मार्च 2021 को इसकी पहली बैठक हुई थी। आगे देख लेते हैं, 20 मई 2023 को जो व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की जो तीसरी बैठक हुई है, यानी कुछ वर्चुअल हुई थी 2 और बाकी 3 जो है कि व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअली जो कि वहाँ पे लोग गए और वहाँ पे इस सम्मेलन को अटेंड किया। तो उसमें भारतीय प्रधानमंत्री जी शामिल हुए नरेंद्र मोदी, मेजबान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, अमेरिका राष्ट्रपति आर बाइडेन यानी कि जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसमें हिस्सा लिया था।
बात करेंगे किस पे चर्चा हुई थी, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो सहनीयता एवं समृद्धि में वृद्धि के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा क्वाड नेताओं ने इस सम्मेलन में की थी। साथ ही साथ क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क लॉन्च करने, क्षेत्र में केवल कनेक्टिविटी में साझेदारी, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल तथा क्वाड अवसंरचना फेलोशिप कार्यक्रम आदि इनमें शामिल हैं। सम्मेलन के समापन पर जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि क्वाड नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण, स्थिर, संपन्न बनाने को लेकर स्पष्ट है। इसके लिए क्वाड इस क्षेत्र के सभी छोटे बड़े देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है कि ताकि हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक ओशन में या इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखी जा सके। क्वाड का आगामी शिखर सम्मेलन भारत में कराने की पेशकश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया है। तो अगली साल 2024 में जो क्वाड का शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स? वो होगा आपके इंडिया में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, पापुआ न्यू गिनी में भारत की अध्यक्षता में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच का तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ। 3 दिन के जापान प्रवास के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां पे राजधानी जो पोर्ट है मोरेस्बी में उनका भव्य स्वागत किया गया। हालांकि तमाम परंपराओं को तोड़ते हुए भी जेम्स मरापे ने सूर्यास्त होने के पश्चात हवाई अड्डे पे गॉड ऑफ ऑनर दिया, जबकि ऐसा माना जाता है कि जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ है तभी तक आप गॉड ऑफ ऑनर किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति ने तमाम जो आपकी परंपराएं थी उनको तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने गॉड ऑफ ऑनर जो है कि सम्मान दिया मोदी जी को, और साथ ही साथ इनके पैर छूकर उनकी अगवानी की थी। श्री नरेंद्र मोदी जी का मुख्य कार्यक्रम राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक की मेजबानी करने का था। साथ ही साथ ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीपीय राष्ट्र इस समूह में शामिल है। अब 14 द्वीपीय की बात कर रहा है तो भाई हमारा देश जो है कि भारत वो द्वीपीय देश तो है नहीं, तो इसमें केवल 14 द्वीपीय देश शामिल होंगे, भारत इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन से द्वीपीय देश हैं? तो पापुआ न्यू गिनी, फिजी, टोंगा, टवालू, किरिबाती, समोआ, वनुआतु, नियू, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप समूह, क्विक द्वीप समूह, पलाऊ, नारू, सोलोमन द्वीप समूह। तो इस तरीके से 14 जो है कि द्वीपीय राष्ट्र इसमें शामिल होते हैं। और साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा 14 पैसिफिक द्वीपीय राष्ट्रों में डायलिसिस यूनिट लगाने में मदद करने, इन सभी देशों को समुद्री एम्बुलेंस प्रदान करने, जयपुर फुट कैंप लगाने, रियायती मूल्यों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने, पीने का पानी की समस्या दूर करने के लिए मदद करना और योग केंद्र स्थापित करने जैसी घोषणाएं भी इसमें शामिल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन देशों में ये सारी व्यवस्थाओं की घोषणा की गई है। इसी अवसर पर पापुआ न्यू गिनी जो के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे ने मोदी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। और इसी समय फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी फिजी के प्रधानमंत्री सत्विनी राबुका ने नरेंद्र मोदी जी को दिया। तो आप देख सकते हैं द्वीपीय देश में जो है कि भारत को कितना तरजीह और कितना सम्मानित किया गया। तो आप ये देख सकते हो द्वीपीय देशों में भी भारत की लगातार लोकप्रियता बढ़ती चल रही है। अगला पॉइंट है हमारा, यह टॉपिक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। बात करते हैं हम इस पे फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे, जो आपकी प्रेस फ्रीडम होती है। तो फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये भी पूछा जाता है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है। तो फ्रांस में एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स दुनिया के विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के मूल्यांकन हेतु 3 मई 2023 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। और टोटल 180 देशों के लिए आंकलित इस सूचकांक में, जहां यूरोपीय देश नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। तो इसमें आप देखेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे को कौन सी रैंकिंग दी गई है? पहले नंबर पे दिया गया है। तो अंतिम स्थान की बात करेंगे तो उत्तर कोरियाई देश, एशियाई देश जो उत्तर कोरिया है, इस सूचकांक में सबसे निम्न स्थान पे है। भारत की बात करेंगे 2023 में, तो भारत 161वीं रैंक प्रदान की गई है, जिसके लिए उसे 36.62 आंकलित किया गया था स्कोर। और भारत में इस स्थिति को अति गंभीर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यानी यहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता के रूप में जो है कि काफ़ी खराब स्थिति, अति गंभीर समस्या है, जिसके आधार पर भारत को मात्र 161 रैंक मिली है 180 देशों में। हालांकि भारत का स्थान पिछले वर्ष 150 था और इस बार 11 अंकों की जो है कि गिरावट देखने को मिलती है। पड़ोसी देशों में अगर हम बात करें तो भूटान और नेपाल व श्रीलंका के लिए ही यह सूचकांक 40 से अधिक है। बाकी सभी देशों में स्थिति बहुत खराब है। सूचकांक का जो मापन होता है अगर आप उसे देखेंगे, अच्छा चीन को भी देख लीजिए, चीन उत्तर कोरिया का भाई है, तो भाई वो भी तो जो है कि प्रेस स्वतंत्रता को बहुत बाधित करता है। तो उसको 179 रैंकिंग मिली है, जो कि उत्तर कोरिया से एकमात्र स्थान ऊपर है बस।
नॉर्वे को लगातार 7 वर्षों से जो है कि इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हो रहा है, शीर्ष स्थान। और आगे देख लेते हैं हम जरा इसके बारे में और जानकारी। इस सूचकांक का 85 से अधिक होना प्रेस की स्वतंत्रता को अच्छी स्थिति में दिखाता है। अगर 70 से 85 अंक मिल रहे हैं तो प्रेस की संतोषजनक स्थिति है। 55 से 70 के बीच में मिल रहा है तो समस्यात्मक जो है कि स्थिति बताता है। और 40 से 55 की बात करेंगे तो प्रेस की कठिन स्थिति दर्शाता है। और सूचकांक में अगर 40 से कम स्थिति है तो प्रेस की अति गंभीर स्थिति। अब भारत को कितने नंबर मिले हैं? 36 पॉइंट कुछ मिले हैं, मान लीजिए 6 के आसपास मिला, 36.6। अर्थात यह जो है कि भारत में प्रेस की स्थिति कैसी? अति गंभीर स्थिति, यानी वेरी सीरियस। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। फिनलैंड बना नाटो का 31वां सदस्य, जो मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में जब नाटो का शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसी मैंने आपको बता दिया कि 4 अप्रैल 2023 को दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में फिनलैंड 31वें देश के रूप में इसमें शामिल हो गया है। यूक्रेन के हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। तुर्की की आपत्ति के कारण स्वीडन को तो अभी सदस्यता नहीं मिली है, अभी इसका मामला अधूरा है, लेकिन आपके फिनलैंड को दे दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ से अपनी हार के कारण इस देश ने तटस्थता की नीति अपना ली थी फिनलैंड ने, लेकिन इसके नेताओं ने यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद संकेत दे दिए कि हम भी नाटो गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है भविष्य में रूस हम पे भी इस तरीके के आक्रमण करे और हम छोटे देश हैं, टुचपुंजिय देश हैं, जो कि अपनी सुरक्षा करने में विफल हो सकते हैं। तो रूस से अपनी सुरक्षा करने का एक ही सीधा रास्ता दिख रहा है कि नाटो में शामिल हो जाओ। नाटो की सदस्यता से संबंधित जो भी दस्तावेज है वो अमेरिकी विदेश विभाग के पास रहते हैं। 4 अप्रैल 2023 को 74वीं वर्षगांठ पर 1949 को इस संगठन की स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये चीज़ें मैंने पहली क्लास में बता दिया। और अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलेट, ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे की कंपनी है नॉरलेट, ने तरल हाइड्रोजन द्वारा संचालित दुनिया की पहली फेरी MF हाइड्रा को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बैटरी और तरल, ये जो फेरी है ये बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करती है। यह समुद्री उद्योग में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल और केवल स्वच्छ पानी का ही उत्पादन करता है और किसी भी प्रकार की हानिकारक गैसों का उत्पादन नहीं करता है। MF हाइड्रा लगभग 300 यात्रियों और 80 वाहनों को ले जाने में सक्षम है और इस तरीके से आप जैसे क्रूज का जैसे आप आनंद लेते हैं उसी तरीके से क्रूज जैसी सुविधाएं आपको देगा। और अगला एक टॉपिक है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी दुनिया में कितने खुश हैं लोग, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित वार्षिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 20 मार्च 2023 को जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 6ठे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। तो फिनलैंड जो है कि आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल है। रिपोर्ट में टोटल 137 देशों को रैंकिंग दी गई थी, जिसमें शीर्ष 10 में न्यूजीलैंड मात्र एक ऐसा देश है जो गैर यूरोपीय देश है, जो कि शीर्ष 10 में इसने अपनी जगह बना ली है। रैंकिंग की बात करेंगे तो सामाजिक समर्थन जैसे कारकों की एक श्रृंखला, जैसे जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा पर आधारित है। बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के 5 शीर्ष देश जो है कि पहले नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे आइसलैंड है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति पिछली बार के 136 से सुधरकर 126 हो गई है, यानी थोड़ी बहुत जो है कि खुशी अब भारत में दौड़ने लगी है। फिर चाहे वो आपका चंद्रयान 3 का मिशन हो या फिर किसी भी प्रकार की खुशी जो है कि, तो ये भारत की रैंकिंग में सुधार कर रहा है। और अभी भी नेपाल, चीन और बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसी देशों से तो हम पीछे हैं, जो कि इनके यहाँ खाने की समस्या है, लेकिन फिर भी हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं। और बात करेंगे सबसे अशांत या सबसे नाखुश देश जो है 137 देशों में से अफगानिस्तान एकदम अंतिम स्थान पे, जहाँ के लोग बिल्कुल खुश नहीं है। तो 137 नंबर पे अफगानिस्तान आता है, 136 नंबर पे लेबनान आएगा। और भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो 126 नंबर पे भारत, 64 नंबर पे चीन, 78 नंबर पे नेपाल आता है। चलिए तो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अच्छा, पहली बार यह रिपोर्ट जो है कि 2012 में जारी की गई थी, फिर अब तब से वार्षिक रूप से जारी की जा रही है। रवांडा की बात करेंगे जो कि एक अफ्रीकी देश है, mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है रवांडा अब mRNA उत्पादन सुविधा वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है। इसे 13 मार्च 2023 को जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक द्वारा विकसित बायोटेनर्स
नामक mRNA मोबाइल कारखानों के 6 कंटेनर प्राप्त हुए। तो ये दवा कंपनी कहाँ की है? जर्मन की है। कौन सी है? बायोएनटेक। इसके द्वारा बायोटेनर्स नामक एक mRNA मोबाइल कारखानों के 6 कंटेनर प्राप्त हुए हैं। यह अन्य संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, तपेदिक, HIV, कैंसर के लिए नए उपचारों पर परीक्षण करने के लिए मददगार होगी। बायोटेनर्स के मॉड्यूल सिस्टम में 2 मॉड्यूल होते हैं, प्रत्येक में 6 कंटेनरों से बना होता है। पहले मॉड्यूल में mRNA का उत्पादन होगा और शुद्धिकरण किया जाएगा, और दूसरे मॉड्यूल्स में इसमें वैक्सीन बनाने का काम किया जाएगा। अब बात करेंगे भूटान की, तो भूटान संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है। यानी यूएनओ क्या करता है, अपने ग्रुप में यानी कि एक लिस्ट जारी करता है कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे कम विकसित है, यानी अब वो उस श्रेणी से बाहर निकल के एक विकासशील देशों की श्रेणी में आ जाता है, यानी एक एडवांस क्वालिटी में जाता है। तो इसके बारे में ही चर्चा की जाएगी। दोहा कतर में 9 मार्च 2023 को संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के यानी LDC शिखर सम्मेलन में भूटान का हिमालयी साम्राज्य अब LDC की सूची से बाहर हो गया है। LDC का मतलब होता है लीस्ट डेवलपिंग कंट्री। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए प्रसिद्ध भूटान 13 दिसंबर 2023 को यूएनओ की ओर से 1971 में स्थापित LDC देशों के बैंड से ग्रेजुएट होने वाला 7वां देश है। यानी अब धीरे धीरे इसकी भी अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है, इसीलिए अब इसको भी LDC के ग्रुप से बाहर किया गया है। 1971 में भूटान को शामिल किया गया था। भूटान की अर्थव्यवस्था अंतिम 20 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और औसतन अब इसकी जो वार्षिक वृद्धि है लगभग 7% से अधिक मानी जा रही है। तो भूटान के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर होने पर अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तक इसकी पहुंच हो सकेगी, विदेशों से निवेश की प्राप्ति हो सकेगी, बेहतर व्यापार संभावनाओं जैसे लाभ होने की उम्मीद भी भूटान को दिखती है। 2021 में इस सूची से बांग्लादेश और नेपाल को भी बाहर किया जा चुका था। LDC सूची में दुनिया के सबसे गरीब देशों को रखा जाता है, और जो देश इस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं यानी यह मान लिया जाता है कि वैश्विक स्तर पे अब वो देश गरीब नहीं रह गए हैं, और तकनीकी सहित कई प्रकार की जो है कि उन्हें मदद दी जाती है, आर्थिक और मदद दी जाती है LDC देशों को। बात करेंगे ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ब्राजील भी अब शामिल हो चुका है, और साथ ही साथ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो क्या है मुद्दा, पूरा समझते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार कॉन्गो गणराज्य ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसके बारे में समझते हैं और क्या चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल सर्वप्रथम PM मोदी के द्वारा 2015 में की गई थी, और इसमें फ्रांस के प्रधानमंत्री भी शामिल थे उस समय, फ्रांस के राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती जरूरतों के लिए एक क्रिया उन्मुख यानी कि एक्शन ओरिएंटेड सदस्य संचालित सहयोगी मंच है। ब्राजील ISA का पूर्ण सदस्य हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य के रूप में 3 जनवरी 2023 को मतलब 3 फरवरी 2023 को इसकी सदस्यता का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ISA के पूर्ण सदस्य के रूप में कोई भी देश अब धन, प्रोत्साहन पैकेज, सार्वजनिक नीतियों और अनुसंधान एवं विकास से जुड़े बहुपक्षीय प्रयासों में हिस्सा ले सकेगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि जो ISA का पूर्ण सदस्य होना चाहिए। और UNA को, जो UNO है यानी कि UN की जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ISA को अपना पर्यवेक्षक का दर्जा भी दे रखा है। ISA की एक खास बात होती है कि अंतर सरकारी संगठन है ये, और इसमें आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल होते हैं। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगर हम इसके बात करें इसके इमेज पे, तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी 0 डिग्री की लाइन जा रही है, और यहाँ से कर्क रेखा नॉर्थ में जो आपको देखने को मिल रही है, और ये साउथ में जो देखने को मिल रही है। इन दोनों के ही बीच में आने वाले देश, जो ये ग्रीन वाला पार्ट है जिसे मैं ब्लू कर रहा हूँ, इसमें आने वाले देशों को ही इसमें शामिल किया था, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक इन्हीं देशों के बीच में पड़ता है। अभी तक टोटल 113 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से 86 देशों ने इसकी पुष्टि कर दी है, और UNO के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के पात्र हैं, फिर चाहे वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में भले ही ना आते हों। हथियारों के व्यापार पे सिपरी रिपोर्ट 2022 पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो सिपरी रिपोर्ट पढ़ी थी वो केवल परमाणु हथियारों की थी, लेकिन अब जो हम हथियारों की रिपोर्ट पढ़ेंगे वो हर प्रकार के हथियार होंगे। परमाणु हथियार भी होंगे, नॉन परमाणु हथियार भी होंगे, जिसमें आप देख सकते हो तोप, बंदूक, मिसाइल, बारूद, असलहे, सारी चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं। तो सिपरी के द्वारा यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा 13 मार्च 2023 को जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार
भारतवर्ष 2018 से 2022 तक में सबसे बड़ा आयातक बन गया है हथियारों का। और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब, तीसरे नंबर पे यूक्रेन, क्योंकि जब से रसिया यूक्रेन वॉर छिड़ा हुआ है तो यूक्रेन ने भी बहुत सारे हथियारों का आयात किया है दूसरे अलग अलग देशों से, इसलिए यूक्रेन का भी तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन भारत, सबसे चिंताजनक बात है यहाँ पे कि 2018 से 22 तक पहले नंबर पे ये आयातक के रूप में शामिल हो चुका है। बात करेंगे वैश्विक रिपोर्ट पे, तो वैश्विक स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय हथियारों का जो हस्तांतरण हुआ आयात निर्यात के माध्यम से, इसमें टोटल 5.1% की कमी देखने को मिली है। लेकिन जितने भी निर्यात हुए हथियार, उसमें अमेरिकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है, लगभग 40%, 33 से बढ़ के 40%। सोचिए इस बार इसने अभी यूक्रेन को भी बहुत सारे हथियार जो है कि निर्यात किए। और रूस की हिस्सेदारी घट गई 22% से घट के 16%, क्योंकि रूस ने पहले अपने ही यूक्रेन वॉर में अपने बहुत सारे हथियारों का प्रयोग किया, जिससे वो किसी दूसरे देश को हथियार सप्लाई नहीं कर सका। भारतवर्ष की बात करेंगे तो 2018 से 22 तक में जितना भी हथियार आयात किया गया है, वो कुल वैश्विक आयात का 11% हिस्सा था। कितना था? 11% हिस्सा था। और विगत 5 वर्षों के बाद भारत के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आयातक है सऊदी अरब, और तीसरा सबसे बड़ा आयातक है यूक्रेन। भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता में रूस जो है कि सबसे बड़ा योगदान करता है, क्योंकि भारत में जितना भी हथियार आता है उसमें रूस सबसे बड़ा आयातक मतलब आपूर्तिकर्ता होता है। और दूसरे नंबर पे आपका आपूर्तिकर्ता कौन है? फ्रांस है। और तीसरे नंबर पे यूएसए। अर्थात आप कह सकते हो कि इंडिया को जो हथियार मिलते हैं वो सबसे पहले रसिया सबसे अधिक प्रदान करता है, फिर आपका फ्रांस प्रदान करता है, फिर यूएसए आता है तीसरे नंबर पे। तो इस तरीके से इसका स्थान है। और आगे देख लेते हैं। अब हमारा टॉपिक कोई अगला है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे ये रेडियो चैट जीपीटी ये कोई खास नहीं है। 5वां भारत आसियान शिखर, जो आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन है, इस पे बात करते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं इसमें कि पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर। और कुआलालंपुर कहाँ आता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, क्योंकि ये किसी देश की राजधानी है। अब ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। और इसके जो विषय था, जो थीम विषय थी, वो थी रणनीति व्यापार साझेदारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना। और इस वर्ष 2023 में आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में इसे आयोजित किया जा रहा है। और वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश इसमें शामिल हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया सेकंड नंबर पे आते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया आपने देखा। और कौन इसमें आता है? फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। लेकिन आप कहेंगे सर अभी तो आपने 11वां देश बताया था। तो जी हाँ, बिल्कुल, अब 11वां देश में इसमें शामिल हो गया है तिमोर लेस्ते। क्या नाम है उसका? तिमोर लेस्ते। याद रखिएगा 11वां देश पूछा जा सकता है आपसे। यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। यह अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान संस्थापकों द्वारा आसियान घोषणा यानी बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ स्थापित किया गया था। और आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे भारत और आसियान के बीच जो सहयोग हो रहा है इसके क्षेत्र। तो भारत आसियान देशों ने नवंबर 2022 में कंबोडिया में आयोजित 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी स्थापित करके अपने संबंधों को एक नई ऊर्जा दी। और भारत इस क्षेत्र में भारत, म्यांमार, थाईलैंड, जो कि IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग और कालादान मल्टी मॉडल परियोजना जैसी कनेक्टिविटी परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने आसियान के साथ वर्ष 2009 में वस्तुओं पर और 2004 में सेवाओं और निवेश पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी समझौता किया, हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए अब ये हमारा एक आकुस का समझौता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे दोस्तों, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, यही आकुस समझौता है। आप यहाँ से देख सकते हो, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से अमेरिका। तो इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और 1 से 2 टॉपिक रह गए, फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स को भी उसी में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।